आज बिग स्टॉक्स में मैं वीरू 6 स्टॉक्स ले रहा हूँ और उसमें सबसे पहले जो मैं स्टॉक ले रहा हूँ वो है ट्रेंट। अब ट्रेंट को मैं कलर क्या दूँ, मैं सोच रहा था खुलेगा ऊपर तो ग्रीन, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके बाद उसमें वही इटर्नल वाला हाल होगा। हो सकता है इटर्नल, याद है ना आपको, जब जिस दिन नंबर आया था उस दिन उससे पहले ऐसे ही भागा था, उसके बाद अगले दिन खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद लगातार वन वे नीचे आता गया। वो जो सारे टारगेट हिट करके जो नीचे आने वाला होता है वो वाला, वो तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि ट्रेंड में भी पॉसिबिलिटी है कि अगर बड़ा गैप अप हो तो आप अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलें। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये बात पहले कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्रेंड में जो इबिडा सरप्राइज है वो वन ऑफ है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है। टॉप लाइन नंबर वही है जो इन्होंने अपने उसमें दिया था। ट्रेंट को जो बड़ा मल्टीपल मिलता है वो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ के लिए मिलता है, उसके मल्टीपल उसके मार्जिन के लिए नहीं मिलता है। मार्जिन पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में बीट है, वो भी फैक्ट है। लेकिन अगर टॉप लाइन ग्रोथ 15-16% की रही तो चलना मुश्किल है स्टॉक। और वैसे भी स्टॉक कल काफ़ी चल चुका है और कल काफ़ी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनी है। ये लॉन्ग पोजीशंस वेट करेंगे कि बस आज एक गैप अप हो और हम यहाँ से निकल जाएं। मुनाफा अच्छा बढ़ा है, रेवेन्यू में तो लेकिन 14.8% की बढ़ा था, लेकिन जो लाइन स्टैंड आउट करती है वो है मार्जिन। 18.2% से बढ़कर 20.2% पर आए। इसने एक पॉजिटिव सरप्राइज दे दिया, इसकी वजह से आपका एक इम्पैक्ट आ गया। लेकिन चेज़ ना करें पहली बात गैप अप को, और दूसरी बात अगर आप फंसे हुए हैं तो बाहर निकलें। इसमें बड़ी रैली तब आएगी जब टॉप लाइन ग्रोथ वापस लौटेगी। जब तक टॉप लाइन ग्रोथ नहीं लौटेगी तब तक इस स्टॉक का बहुत बड़ा चलना मुश्किल है। इसके अलावा मैं NHPC को रेड ले रहा हूँ। NHPC के नंबर्स कमज़ोर हैं, आय गिरी करी इनकी करीब 3%, एबिडा काफ़ी गिरा है। एबिडा नंबर ठीक कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, नहीं इसको हटा दीजिए एबिडा को। प्रॉफिट 5% गिरा है और 219 करोड़ पर आया है। मार्जिन में भी गिरावट है। बाकी बहुत नंबर्स काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस हैं, लेकिन इसके लिए NHPC को रेड में लिया हमने। टाटा पावर को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। वैसे मैं रेड लेना चाहता था, लेकिन इशू क्या है कि टाटा पावर के केस में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मुंद्रा में क्या होता है आगे जाकर। और नंबर जो है ना, ये जो मुंद्रा के शटडाउन का एक इम्पैक्ट है यहाँ पर नंबर्स पर। और अगर आप टाटा पावर का 3 या 6 महीने का चार्ट अगर देखेंगे आप टाटा पावर का, एक बार जरा दिखा दीजिएगा 3-6 महीने का चार्ट, तो ये स्टॉक उस तरीके से इसको प्राइस कर चुका है कि वो जो मुंद्रा में दिक्कत है और आगे के लिए इनकी कमेंट्री थोड़ी सी पॉजिटिव है। कुछ देर में मैनेजमेंट से ही बात करेंगे, तो ये एक रीज़न है जो टाटा पावर को हमने एक न्यूट्रल लिया है। एक्चुअली इसको रेड नहीं लेना चाहिए था, मैंने न्यूट्रल बोला था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। कमेंस को रेड ले रहे हैं हम। कमेंस आज का मिनी एक्सीडेंट भी पॉसिबल है। इसका रेवेन्यू और एबिडा दोनों अनुमान से कम है और एक 127 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम के चलते मुनाफा थोड़ा कम है। बस इसमें एक चीज़ होती है कि 10 बजे इनकी कॉन कॉल होती है, तो कॉन कॉल के बाद कई बार अगर उसमें पॉजिटिव कमेंट्री आए तो मामला बदल जाता है, लेकिन नंबर ख़राब हैं। डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट्स, और मैनेजमेंट ने बोला कि एक्सपोर्ट्स तो अभी भी अनसर्टेन है इनके, तो इसके लिए इसको मैंने रेड में लिया है। इसके अलावा अपोलो टायर्स, इसको ग्रीन ले रहे हैं। अपोलो टायर्स में नंबर्स अच्छे हैं Q3 में, और एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन रीजन्स सब जगह अच्छी ग्रोथ है। 13% इनकम बढ़ी है, 16% एबिडा बढ़ा है। मार्जिन 15% के ऊपर मेंटेन किए इन्होंने, 15.3% हैं। और अगर आप देखें तो इनकम जो है वो अनुमान से करीब 250 करोड़ ऊपर है, और एबिडा जो है वो भी अनुमान से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो इस वजह से इसको आज मैंने ग्रीन में लिया। वैसे भी ऑटो एंसिलरी में सेक्टोरल टेलविंड है इस समय। इंटरग्लोब एविएशन को मैं रेड में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिगो का गोल्डन फेज़ जो चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। इंडिगो पर हमने जब से वो 6 महीने का चार्ट रखिएगा, जब वो पहला दिन था, जब वो फ्लाइट डिसरप्शन और जो FDTL नॉर्म्स वाला मामला आया था, तब से हमने अपना पॉजिटिव व्यू ख़त्म किया था वहाँ पर, और वहाँ से हम एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव हुए थे यहाँ पर। अब देखिए CCI की प्रोब जो है वो एक बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर सवाल उठाए हैं, इनके कामकाज पर सवाल उठाए हैं, और ये भी कहा है कि डिमांड के समय जानबूझकर इन्होंने उड़ानों की कमी की है। और एक और चीज़ है, आगे जाकर इनको वैसे भी वीरो FDTL के नॉर्म्स तो मानने ही होंगे। CCI जांच तो है ही नेगेटिव, लेकिन FDTL नॉर्म्स इनको एक बार के लिए रियायत मिल गई, लेकिन मानने तो पड़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आएगा तो सही। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपने नोटिस करा हो, इंडिगो हम क्यों लेते थे, जबकि हमें शायद ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद ना हो इंडिगो में,
इनकी हाई हैंडेडनेस की वजह से, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। अगर मेरी मीटिंग है शाम की 8 बजे की और मैं यहाँ से 5 बजे से पहले की फ़्लाइट नहीं ले सकता, तो मेरे पास थक हार के इंडिगो की फ़्लाइट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट वो मुझे टाइम पे पहुँचा देगी, भले ही सर्विस ख़राब हो। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव इनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस था। ऑफ लेट, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप शायद इंडिगो से गए थे, आए थे, ऑफ लेट इंडिगो की फ़्लाइटें लेट होने लगी हैं। तो जो उनका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर था, वो भी शायद अब इनके साथ उतना नहीं है, तो इसके लिए इसको मैंने रेड में लिया आज।